नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन शीतल चंदेल और स्वागत है आपका मेरे चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। आशा करती हूँ आप सबकी दीपावली अच्छी मनी होगी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फूड्स यानी विरुद्ध आहार। तो कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें हमें लेने से बचना चाहिए और जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बॉडी पे। हमारा आयुर्वेदा जो कि एक एंशिएंट मेडिकल विजडम जिसको अक्रॉस द ग्लोब माना जाता है, वो भी ये कहता है कि कुछ ऐसे विरुद्ध आहार हैं जिन्हें हमें एक साथ कभी नहीं लेना चाहिए। उसमें सबसे पहले, एंड नॉट ओनली आयुर्वेदा, इन न्यूट्रिशनल साइंस ऑल्सो इट इज़ प्रूवन दैट certain food combinations they create a negative energy balance in the body और ये कुछ ना कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बनाते हैं बॉडी के अंदर जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं मिल्क एंड फिश। तो मिल्क एंड फिश एक ऐसा टॉप मोस्ट फूड कॉम्बिनेशन है जिसे हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। ऑल्दो मैंने बहुत हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते सुना है, डीबंकिंग द मिथ्स, कि ये एक मिथ है और फिश और दूध को एक साथ लेने से कुछ नहीं होता, स्किन डिसऑर्डर्स नहीं होते या वो जो वाइट पैचेस आते हैं वो नहीं होते। तो स्किन डिसऑर्डर्स या वाइट पैचेस वो सडनली तो अपीयर होंगे नहीं। बॉडी में कुछ भी ऐसा होता है तो इट टेक्स टाइम। वो डिजीज़ या वो डिसऑर्डर धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, ओवरनाइट नहीं होता। बट आपकी बॉडी में सर्टेनली कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से आपको डिसऑर्डर्स लेटर इन लाइफ दिखाई देते हैं। तो मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है और फिश में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ये कैल्शियम जब हमारे गट में ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ कंबाइन करता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक ऐसा इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कैल्शियम सोप्स कहते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में रेडिली एब्जॉर्ब नहीं होता। वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी हिंडर कर देता है, इम्पैक्ट कर देता है। इसीलिए फ़िश और मिल्क एक साथ कभी नहीं लेना चाहिए। अगर लेना भी है तो आप मिल्क का कंजम्पशन 2 से 3 घंटे के अंतराल पर, या आप फ़िश अगर ले रहे हैं तो मिल्क को कम से कम 3 to 4 आवर्स का गैप देके ले सकते हैं, नॉट टुगेदर। सेकंड हम देखते हैं फ्रूट्स एंड मिल्क। अब बहुत से लोग शेक्स, फ्रूट के शेक्स पीना पसंद करते हैं, जैसे बनाना शेक, चीकू शेक, ब्लूबेरीज शेक या कोई भी बेरीज हैं उसका शेक। तो अगर शेक दूध में बनाया जा रहा है तो वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। बट कुछ लोगों को जिनको थोड़ी नॉलेज है कि दूध में नहीं बनाना चाहिए तो वो योगर्ट में प्रिपरेशन करते हैं इसकी। सम सोफिस्टिकेटेड रेस्टोरेंट्स दे सर्व दिस थिंग, क्या कहते हैं, फ्रूट्स का शेक आपको योगर्ट में बना के देते हैं, नॉट इन मिल्क। बट चाहे योगर्ट हो चाहे मिल्क है तो वो डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी के साथ फ्रूट्स का इंटेक कभी नहीं लेना चाहिए। वो अगेन आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी अफेक्ट करेगा। सेकेंडली वो आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको डिसरप्ट कर देता है, आपके नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ख़राब कर देता है, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। तो ध्यान रखें। सेकेंडली आपकी बॉडी में वो एसिडिटी क्रिएट करेगा। अगर आप बेरीज़ का शेक बना रहे हैं दूध में, तो बेरीज़ तो नेचुरली क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है उनके अंदर, और वो मिल्क के साथ जब कंबाइन करता है तो वो आपकी बॉडी में एसिडिटी को क्रिएट करता है, वो एक डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है बॉडी में। फिर देखते हैं कैल्शियम एंड आयरन। कैल्शियम एंड आयरन 2 ऐसे मिनरल्स हैं जो एक साथ कभी नहीं लेने चाहिए। जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं लाइक प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग विमेन, तो उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने होते हैं। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स को कभी आयरन रिच फूड के साथ, अगर आप हरी साग सब्जियां खा रहे हैं या होल ग्रेन्स की डाइट ले रहे हैं तो आप उसके साथ कभी अपना कैल्शियम सप्लीमेंट ना लें। नॉट ओनली कैल्शियम सप्लीमेंट, आप उसके साथ दूध दही भी ना लें। उसको एक सर्टेन गैप के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आपका आता है कॉफ़ी टी के साथ कैल्शियम एंड आयरन। इंडियन डाइट्स में बहुत देखा गया है और रेगुलरली लोग प्रैक्टिस करते हैं, बीट एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कि हम खाना खाने के बाद, अगर हम बाहर भी जाते हैं या घर पर भी हैं, हम खाना खाने के बाद 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी ज़रूर लेते हैं। या तो वो ट्रेंड में आ गया है या बॉडी यूज्ड टू हो गई है कि 1 कप चाय तो पीनी ही है। तो उसमें हमें ध्यान रखने की ये बात है कि तुरंत खाना खाने के बाद या खाना खाने से जस्ट पहले टी या कॉफ़ी का इंटेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि टी और कॉफ़ी में कैफ़ीन प्रेजेंट होता है। कैफ़ीन आपके भोजन में प्रेजेंट
कैल्शियम और आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो अगर आपको चाय कॉफ़ी लेनी भी है तो आप 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं, बट खाने के साथ नहीं। फिर हम देखते हैं हॉट एंड कोल्ड फूड्स। अगेन, एनी हॉट फूड एंड एनी कोल्ड फूड कैन नॉट बी टेकन टुगेदर। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमारे दोषाज होते हैं उनको डिसबैलेंस कर देता है। वात, पित्त एंड कफ, ये जो 3 दोषाज हैं उनको डिसबैलेंस करता है, एनर्जी का डिसबैलेंस होता है। और सारा खेल ही एनर्जी का है। आपकी हेल्थ एनर्जी पे ही डिपेंड करती है। अगर बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ज़्यादा बन रहा है, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस कम है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्पैक्ट हो जाएगी। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि आप हॉट चॉकलेट्स और उसके आइसक्रीम्स के साथ कुछ गर्म चीज़ खा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें अवॉइड करनी है। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ टेम्परेचर में हॉट और कोल्ड है। हॉट एंड कोल्ड तासीर में भी होता है, एक नेचर होता है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है हर फूड आइटम की, जिसे हम कहते हैं कि ये गर्म है और ये ठंडी है। तो अगर तासीर गर्म है जिन चीज़ों की जो रूम टेम्परेचर पे हमें ठंडी लग रही है, बट उसकी, जैसे हम दही के साथ बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कर्ड, दही को काफ़ी लोग समझते हैं कि ये ठंडी है, तो जब भी बहुत गर्मी होती है तो हम 1 कटोरी दही लेके खा लेते हैं, लेकिन दही की तासीर गर्म होती है, ध्यान रखें। अगर आप गर्मियों में दही ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी हीट को और बढ़ाएगी। आपकी बॉडी में अगर हीट ऑलरेडी ज़्यादा है, अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, तो वो आपकी बॉडी में हीट और इंक्रीज़ कर देगी। तो दही को दही की तरह ना लेकर उसको छाछ बना कर लें तो वो आपको फ़ायदा करेगा। दैट मीन्स बटर मिल्क की फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को एक कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। बटर मिल्क का कूलिंग इफ़ेक्ट होता है और दही का हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। तो जैसे और गर्म चीज़ें क्या होती हैं, टर्मरिक गर्म हो गया, आपकी स्पाइसेस सब गर्म तासीर की होती हैं, और लाइक आपके जितने प्रोटीन सोर्सेज हैं वो भी गर्म तासीर के होते हैं। तो आप उनको अकॉर्डिंगली, इसीलिए कहा जाता है कि आपका भोजन आपके वेदर कंडीशंस और आपकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है। तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका सारा सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा। फिर हम देखते हैं सॉल्टी फूड्स एंड मिल्क। जब भी दूध आप लें या अपने बच्चों को दें तो इस बात का ध्यान रहे कि दूध के साथ कोई भी ऐसा स्नैक ना हो जो हाई सॉल्ट फूड कहलाए। अगर हाई सॉल्ट वाला स्नैक अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं तो साथ में दूध बिल्कुल मत दीजिए। वो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रिगर कर सकता है, और जिसकी वजह से स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एडवर्स रिएक्शंस, जिनको हम एडवर्स फूड रिएक्शंस बोलते हैं, वो बॉडी में स्टार्ट होने लग जाएंगे स्लोली। तो कुछ लोगों को तो वो इमीडिएट दिखता है, लेकिन कुछ लोगों में धीरे धीरे वो डिसरप्ट करने लग जाता है मैकेनिज्म इनसाइड द बॉडी, और धीरे धीरे उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ये तो थे डिफरेंट फूड कॉम्बिनेशंस जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं और हमें इन्हें लेने से बचना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी 2 और बातों के बारे में, जिनको हम कहते हैं अल्पाहार और अत्याहार, मीन्स अंडर फीडिंग एंड ओवर फीडिंग। ये 2 ऐसी परेशानियाँ सामने आ रही हैं आजकल, जिनकी वजह से भी काफ़ी सारी बीमारियां हो रही हैं। तो अल्प आहार मीन्स अंडर फीडिंग, ज़रूरत से कम खाना। आपके शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की या न्यूट्रिएंट्स की, अगर आप उसको ज़रूरत से कम खाते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना शरीर को नहीं मिल रहा, इट कैन बी ड्यू टू एनी रीज़न। आपको टाइम नहीं मिलता, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाहर रहते हैं, फील्ड में रहते हैं जिनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर ये अंडर फीडिंग आती है, तो आप मैल नरिश्ड स्टेज में पहुँचते रहते हैं धीरे धीरे। फिर आता है अत्याहार, ओवर फीडिंग। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर को देना। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप एक्सेस में एक ही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट खाते जा रहे हैं और आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा कि कहाँ पर उसको स्टॉप करना है, तो वो भी आपके लिए एक समस्या बन सकता है। तो एडल्ट्स को इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। स्पेशली मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों में ओवर फीड ना कराएं,
क्योंकि अगर उनकी ओवर फीडिंग को अभी नहीं रोका गया तो आगे चल के उनको प्रॉब्लम्स होंगी। ओवर फीडिंग का मतलब है आप एक्सेस कैलोरीज दे रहे हैं, जितनी कैलोरीज उनके रिक्वायरमेंट नहीं है आप उससे डबल ट्रिपल कैलोरीज दे रहे हैं, विच अननोइंगली इज़ हैपनिंग, मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा है। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जस्ट टू सेव टाइम, उसमें डबल कैलोरीज चली जाती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रहें। या तो बच्चा बहुत एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव है, तो वो खर्च कर देगा, कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। लेकिन सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम बैठा रहता है, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे काम करता है, या सिटिंग ज़्यादा हो रही है, खर्च नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आप ओवर फीड ना कराएं। खाना भूख लगने पर ही दें। आप नट्स या फ्रूट्स इनका इंटेक कर सकते हैं, ये अगर एक्सेस भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, अगर इन तीनों में से किसी भी एक की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको ओवर फीडिंग कहते हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाना, उसे ओवर फीडिंग कहते हैं। बिंज ईटिंग का बहुत सारे बच्चों में आजकल ये एक बिंज ईटिंग एक डिसऑर्डर हो गया है कि उनको समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो बॉडी यूज्ड हो गई है कि कुछ भी तुरंत हमें मिले और इमीडिएटली वॉट एवर इज़ अवेलेबल किचन में या आपके जहाँ भी चीज़ें रखी रहती हैं खाने की, बच्चे वहाँ जाकर लेकर आ जाते हैं। तो इस चीज़ का कंट्रोल करें, बिकॉज आजकल बहुत ही इंक्रीजिंगली क्या कहते हैं इंसिडेंसेस हो रहे हैं डायबिटीज़ के बच्चों में भी, और लिवर डिसऑर्डर्स के। तो काफ़ी सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत, ऑटो इम्यून भी तभी ट्रिगर होता है अगर उनके खान पान और उनकी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलती हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।